आपके अपने YouTube चैनल उत्कृष्ट कोचिंग क्लासेस में मध्य प्रदेश आरक्षक भर्ती 2020 की तैयारी में 100 नंबर की सफल रणनीति बनाने के लिए 3 खंड देखेंगे। पहला खंड है सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान के 40 प्रश्न। दूसरे खंड में आपके बौद्धिक अभिक्षमता और मानसिक अभिरुचि के 30 प्रश्न। तीसरे खंड में आपके सरल गणित और विज्ञान के 30 प्रश्न आएंगे। आज की वीडियो में सरल गणित और विज्ञान के 30 प्रश्न हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रवि के स्टेम संग्रह में 2/7 भारतीय स्टेम है और शेष विदेशी स्टेम है। भारतीय स्टेम का विदेशी स्टेम से क्या अनुपात है? ये भारतीय स्टेम का विदेशी स्टेम से क्या अनुपात है? माना रवि के पास जो स्टेम है, रवि के पास स्टेमों की जो संख्या है वो 1 है। अब शेष स्टेम के लिए क्या करेंगे और ये भारतीयों के लिए क्या करेंगे? भारतीय स्टेम क्या है? 2/7 है आपका, 2/7। 1 में से 2/7 माइनस करते हैं, शेष स्टेम आ जाते हैं। 1 में से 2/7 माइनस करेंगे, 7 एकम 7, कितना बचा? 5/7। यानी ये जो आए वो आए हैं विदेशी स्टेम। क्या है? विदेशी स्टेम। अब अनुपात देखना है अपन को। भारतीय स्टेम का विदेशी स्टेम से क्या अनुपात है? अनुपात क्या है? ये लेंगे अनुपात 2, ये ऐसे कर लेते हैं 2:7 बटे में 5:7। ये 2/7 को ऐसे लिखकर इसको भाग में ले आते हैं तो 7/5 हो जाते हैं। 7 दूनी 14, 7 पंच 35। ये 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 पंच 35। अब इसका जो अनुपात आया है कितना आया है? 2:5। आपका आंसर 2:5 हो सकता है। 5 पहला ही ऑप्शन है 2:5, तो इसका आंसर बनेगा 2:2। हम -1/5 को किस संख्या से गुणा करें जिससे गुणनफल 9/25 हो जाए? ऑप्शन 5/9, दूसरे ऑप्शन में -5/9, तीसरे ऑप्शन में -9/5, चौथे ऑप्शन में 9/5। माना कि -1/5 में 1 से गुणा किया जाए, -1/5 का जो 1 से गुणा किया जाए और प्राप्त कौन सी संख्या हो रही? 9/25 हो रही है आपकी। कितनी हो रही है? 25 हो रही है। अब इसका गुणा हो जाएगा तो क्या होगा? -x/5 बराबर 9/25। इस 5 को इधर ले जाओ, -x बराबर 9/25 इंटू ये 5 इधर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा जी? 9 पंच 45/25 x बराबर। तो 5 से काटेंगे, 5 नाम 45, 5 25, तो -x बराबर कितना आ जाता है? 9/25। ये संख्या इधर लेके आ जाती है, माइनस को इधर, माइनस वाली x इधर कर लेते हैं। 9/5 बराबर ये प्लस की हो जाती, माइनस वाली प्लस की हो जाती जबकि ये माइनस की हो जाती, तो इसका आंसर माइनस के 9/5 आएगा। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, ये है नहीं, 5/9 ये है ऑप्शन नंबर 2 में। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नंबर 3 है, एक व्यक्ति वस्तु को 550 रुपये में बेचता है जिससे वे क्रय मूल्य का 1/10 लाभ प्राप्त करता है। इसका लाभ प्रतिशत है 5%, 5.5%, 55% या 10%। देखते हैं, ये 550 रुपये है, बेचता है, यानी क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य को अपन सेलिंग प्राइस बोलते हैं। सेलिंग प्राइस है आपकी 550 रुपये। क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस आपकी है नहीं तो ज्ञात करना है। लाभ क्या है आपका? 1/10। तो प्रतिशत ज्ञात, लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना और लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। आपको कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है। कॉस्ट प्राइस को क्या कैसे ज्ञात करेंगे? 100/100, यानी कोई वस्तु है 100 बराबर में। इन लाभ कितना मिला? 10। किसका करना है? 550। ये विक्रय मूल्य हो जाता है। तो इसको करेंगे 100/110/550। 0 से 0 कैंसिल, 11 5 55 और ये हो जाते हैं 500। ये यानी कॉस्ट प्राइस आपकी आ जाती है 500 रुपये। इसका 10% यानी लाभ कितना निकलता है? यानी सेलिंग प्राइस में से आप कॉस्ट प्राइस माइनस करते हैं, 550 - 500 बराबर आपके 50 रुपये आ जाते हैं। यानी ये 50 रुपये हैं बटे 500। 500 का 50 कितना हो जाता है? ये देखते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 एकम 5 यानी 10। यानी ये जो है लाभ प्रतिशत आपकी निकल के आ जाती है।
यानी ऑप्शन में आपका ये चौथा जो ऑप्शन है वो 10% दिखा रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट आंसर इसका रहेगा। प्रश्न नंबर 4 में यदि 3x + 2y = 12 है तथा x y = 6 है तो 9x² + 4y² बराबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 36, ऑप्शन नंबर 2 में 144, ऑप्शन नंबर 3 में 72, ऑप्शन नंबर 4 में 52। तो 3x + 2y = 12 है, x y = 6 है और 9x² + 4y² बराबर क्या है, ये देखते हैं। तो ये सर्व समीकरण से हल होगा। देखते हैं 3x + 2y = 12। तो दोनों पक्षों में क्या करते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? वर्ग कर लेते हैं। ये वर्ग हो गए तो ये सर्व समीकरण लगेगी आपकी a + b होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। ये फॉर्म में करना है आपको, इससे लेके ये करना है। तो 3 × 9x² + 2 दूनी 4y² + 2 × 3 × 2 इंटू क्या करना x y और बराबर क्या है आपके 12। तो इस पे भी स्क्वायर चढ़ेगा, दोनों पे करना है तो 144 हो जाते हैं। इसको सही कर लेते हैं। 9x² + 4y² प्लस के 3 दूनी 6 6 दूनी 12xy बराबर 144 हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है, एक्स वाई बराबर कितना है 6 है, तो रख देते हैं अपन 9x² + 4y प्लस के 12 इंटू कितने 6 रखेंगे यहाँ से, तो कितने होगा ये 72 हो जाते हैं, ये 72 हो जाते हैं। तो 9x² + 4y² बराबर 144 और ये 72 जो 72 हो जाते हैं, इसको इधर करके माइनस कर लेते हैं। 9x² + 4y² बराबर 144 में से अगर 72 जाते हैं, 144 - 72 ये कितने बचते हैं 72 ही बचकर आते हैं। तो ये जो बराबर है 9x² + 4y² बराबर कितने आ जाते 72। तो इसके ऑप्शन में देखते हैं 72, ऑप्शन नंबर 3 में 72 है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है इसका। नंबर 5 में एक वृत्त में यदि जीवा CD की तुलना में जीवा AB केंद्र O के अधिक निकट है तो दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ये है आपका वृत्त, ये आपका केंद्र है O, दो जीवाएं हैं, एक है आपकी CD और एक है आपकी AB, A और B। तो एक वृत्त में यदि जीवा CD की तुलना में जीवा AB केंद्र O के अधिक निकट है, यानी ये केंद्र O के अधिक निकट है, केंद्र से जो निकलने वाली जीवा है O केंद्र से निकलने वाली जीवा जो है वो सबसे लंबी जीवा होती है, सबसे लंबी जीवा। तो AB बड़ी है CD से, यानी AB बड़ी है CD से, तो इसका आंसर ये रहेगा सही। देखते हैं AB बड़ी है या बराबर है CD की, ये ऑप्शन गलत है आपका। AB छोटी है CD से, ये भी गलत है। AB बड़ी है CD से, सही है इसका आंसर, ये बराबर नहीं हो सकता। एक मंदिर में 25 बेलनाकार स्तंभ है, कितने हैं 25 बेलनाकार स्तंभ है, प्रत्येक स्तंभ की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 मीटर है। उन स्तंभों की पेंटिंग की लागत निम्न होगी, जबकि पेंटिंग की लागत 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। तो ये देखेंगे ऊंचाई कितनी है आपकी, एक मंदिर में 25 बेलनाकार है, बेलनाकार कितने हैं, बेलनाकार जो है वो 25 है, प्रत्येक स्तंभ की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, यानी बेलनाकार मान के चलते ये बेलनाकार है आपका, ये केंद्र है, इसकी जो त्रिज्या है वो कितना है 28 सेंटीमीटर है। जो ऊंचाई है, ऊंचाई कितनी मानी जाएगी, वो आपकी ऊंचाई है 4 मीटर। ये तो सेंटीमीटर में दे रखी है, इसे मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे 28 में 100 का भाग दे देंगे, कितना जाएगा 0.28 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा आपका, त्रिज्या आ जाएगी आपकी। उन स्तंभों की पेंटिंग की लागत निम्न होगी, जबकि पेंटिंग की लागत कितनी है, एक पेंटिंग की लागत है आपकी, एक पेंटिंग की लागत
8 रुपये है। ये बेलनाकार वक्र पृष्ठ से अपन ज्ञात कर सकते हैं। बेलनाकार का क्या कर सकते हैं, बेलनाकार का वक्र पृष्ठ कितना होता है 2πRh। 2πRh इसका मान निकालते हैं। ये 2 गुणा 22/7 इंटू R, त्रिज्या कितनी है आपकी, R बराबर, ये त्रिज्या बोलते हैं, ये R बराबर है आपकी 28 सेंटीमीटर। कितनी है ये 28 सेंटीमीटर को मीटर में बदला तो ये आई 0.828 सेंटीमीटर आया। 0.28 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी आपकी 4 मीटर है। अब इसको हल करने पर आपको कितना आ जाएगा 7.04 मीटर। उसके बाद 1 मीटर की लागत है, कितनी है, एक पेंटिंग की लागत जो है वो 8 रुपये आ रही है। कितनी आ रही है, 8 आ रही है। लेकिन एक मंदिर में 25 बेलनाकार है, कितने हैं 25 बेलनाकार है। तो बेलनाकारों की जो संख्या है वो निकाल लेंगे मीटर में। 25 इंटू 7.04 बराबर कितना आ जाता है 176 मीटर स्क्वायर, ये आती है। 1 मीटर स्क्वायर की पेंटिंग की लागत जो है वो एक पेंटिंग की जो लागत है वो 8 रुपये है, 8 रुपये है आपकी। ऐसे ही 176 की आपको देखना है, 176 इंटू 8 रुपये करना है आपको। तो कितने आ जाएंगे 8 संग 48 की 8, 8 7 56 और 4 0, 8 एकम 8, 8 और 6 14, तो आपके आ जाते हैं 1408। इसका आंसर देखते हैं 1408, ये है आपका 1408, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर सही रहेगा। प्रश्न नंबर 7, मेरी आयु 12 वर्ष के बाद उस आयु की 3 गुनी हो जाएगी। आयु डबल है, जितनी 4 वर्ष पूर्व थी मेरी वर्तमान आयु निम्न होगी। तो वर्तमान आयु ज्ञात करना है, क्या करना है, वर्तमान आयु। माना कि वर्तमान आयु आपकी, वर्तमान आयु है x वर्ष, क्या है x वर्ष। क्या बोला, मेरी आयु 12 वर्ष के बाद उस आयु की 3 गुनी हो जाएगी जितनी 4 वर्ष पहले थी। तो देखते हैं, ये 12 वर्ष बाद कर लेते हैं और जितनी 4 वर्ष पूर्व होगी, जितनी 4 वर्ष ये पूर्व कर लेते हैं, वर्तमान में से 4 वर्ष कर देंगे। मेरी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। मेरी आयु 12 वर्ष के बाद उस आयु की 3 गुनी हो जाएगी, ये 3 गुनी हो जाएगी। अब इसको हल कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा आपका। तो x + 12 3x माइनस के जो को 12 हो जाते हैं। अब ये माइनस के इधर लेके आ जाते हैं, ये 3x इधर लेके आ जाते हैं। x माइनस के 3x बराबर माइनस के 12 और ये माइनस के 12 हो जाएंगे। ये x प्लस की है तो माइनस हो जाएगी, तो 2x माइनस के बचेंगे बराबर ये 24 हो जाएंगे माइनस के। माइनस से माइनस हो जाता है क्रॉस, तो 2 कम 2 2 दूनी 4, यानी x बराबर कितना आ जाता है आपका 12 वर्ष। यानी आंसर इसका रहेगा आपका 12 वर्ष। 12 वर्ष। 8 में निम्न में से कौन सा व्यंजक बहुपदीय है। बहुपद की पहचान क्या है, आपकी जो पहचान है वो कोई भी जो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक भिन्न नहीं होना चाहिए आपकी, और तीसरी जो बात है अपरिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए, अपरिमेय नहीं होना चाहिए। तो ये 3 देखकर अपन पहचान कर सकते हैं। ये माइनस है तो इसका आंसर तो हो ही नहीं सकता, ये वाला, ये व्यंजक नहीं हो सकता है। ये बटे में है, ये भी नहीं हो सकता है। ये हो सकता है लेकिन इसको देख लेते हैं, ये भिन्न है, ये भी नहीं हो सकता। तो इसकी घात 4 है, ये हो सकता है, डेफिनेटली राइट है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 3 सही है जवाब। प्रश्न नंबर 9 में, वह छोटी से छोटी संख्या है जिससे 1100 को गुणा किया जाना चाहिए ताकि एक गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। पूर्ण वर्ग बनाना है आपका। तो पूर्ण वर्ग किसका बनता है, यानी किसी संख्या मतलब का गुणा किया जाए। 1100 में किसका गुणा किया जाए, यानी ऑप्शन से देख लेते हैं और आंसर आ जाएगा उसका। पहला देखेंगे अपन 11 का गुणा करके, तो 11 का गुणा करेंगे 11 में तो इसका वर्ग हो जाएगा 121, और ये 2 0 121 हो जाएगा। ये 110 का वर्ग है, 110 का वर्ग है। अगर 11 का गुणा 5 में करेंगे, यानी ये 1100 का गुणा 5 में करते हैं तो 11 5 5500 हो जाएगा। ये 5500 किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। 11 दूनी 22 भी, ये भी नहीं है,
11 धाम के 110, ये भी नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो 11 रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 का आंसर इसका सही है। प्रश्न नंबर 10, संख्याओं 1 2 3 डैश डैश 25 में से संख्या के चयन करने पर उस चयनित संख्या के अभाज्य संख्या होने की कितनी संभावना है, जबकि प्रत्येक दी गई संख्या के चयनित होने की समान संभावना है। यानी प्रायिकता से ये संबंधित क्वेश्चन है। अब इसमें देखेंगे अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या इसमें जो है 1 से 25 तक देख रहे हैं। अभाज्य संख्या 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, आपकी 8 9 नहीं होगी, 10 नहीं होगी, 11 है, 13 है, इसी तरह 17 है, आपकी 19 है और 23 है, 24 25 नहीं होगी। अब इसकी पहचान क्या है? अभाज्य संख्या क्या है? वह संख्या जो स्वयं और 1 के अलावा अन्य किसी से विभाजित ना हो अभाज्य संख्या कहलाती है, जबकि भाज्य संख्या इसकी अपोजिट है। तो कितनी है ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये 9 है। कितनी है? 9 है। ये लिखेंगे NE बराबर 9 है, यानी ये अनुकूल परिणामों की संख्या है। और संभावित परिणामों की संख्या क्या है आपकी? संभावित परिणामों की संख्या जो है वो ये है 25। इसको देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी बराबर, यानी ये प्रायिकता ज्ञात करने के लिए क्या है? NENS, यानी अनुकूल परिणामों की संख्या बोलते हैं कितना आने की संभावना है अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या 9 और कुल जो है संख्याएं 25 है, कटेगा नहीं, 9/25 इसका आंसर रहेगा। इसमें देखते हैं 9/25, ऑप्शन नंबर 3 में 9/25 है, इसका करेक्ट आंसर है 9/25। वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या जिससे 3087 को विभाजित किया जाए जिससे भागफल पूर्ण घन प्राप्त हो जाए? भागफल पूर्ण घन प्राप्त हो जाए, देख लेते हैं एक एक करके। ऑप्शन नंबर 1 से देखते हैं। 3087 को लिख लेते हैं, ये 3 से भाग देंगे, 3 1 3 10, 3 दूनी 6, 3 9 27, ये किसी का भी घन नहीं है। तो फिर देखते हैं 3027 और 21, ये कट जाते हैं, 3 से काट देते हैं अपन, 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 9 27, 7 21, 7 से देखते हैं, 7 1 7, 3 बज गए, 7 चौके 28, 4 बज गए, 7 7 49, 147 भी किसी का भी नहीं है। अब ये देखते हैं 7 से भाग देखते हैं 3087 में, 7 चौके 28, 2 बज गए, 7 चौके 28, 7 1 7, ये भी किसी का भी घन नहीं है। 9 से देखते हैं 3087, 9 3 27, 2 ये बज गया 3, 9 चौके 36, बज गया 2, 9 3 27, 343, हाँ ये किसी का घन है। ये किसका घन है? 7 का घन है। देखते हैं करके, तो ये 343 ही आता है घन। और वैसे शॉर्ट में भी अगर इसको करते हैं तो 87, इसको 3 से ले लेते हैं, 3 1 3 0, 3 दूनी 6, 3 9 27, 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 9, ये 3 चौके 12, 3 3 9। अब ये 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा, 7 से कटेगा, 7 चौके 28 और 7 9 63, 7 7 49, 7 1 7, ये कट गए। ये 3 जोड़े बन गए, लेकिन 3 के अधूरे हैं, इसीलिए ये 9 जो है इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, इसका आंसर है प्रश्न नंबर 11 का। प्रश्न नंबर 12 में पानी के शुद्धिकरण की कौन सी पद्धति कीटाणुओं को नहीं मारती? दिए गए ऑप्शन में कौन सी ऐसी विधि है जिससे कीटाणु नहीं मरते हैं? एक एक करके देख लेते हैं। पानी को उबालने से कीटाणु मर जाते हैं? ये तो हो नहीं सकता। छानना, पानी को छानते हैं, कपड़े से छानते हैं या छन्नी से छानते हैं, तो इससे तो कीटाणु निकल जाते हैं आसानी से, इससे कीटाणु नहीं मरते हैं, इसीलिए इसका आंसर सही ये होगा। आसवन विधि में क्या है? मिश्रित द्रव्यों को अलग करते हैं इसमें, जबकि कैलोरीनीकरण में क्या होता है? कोलीफॉर्म जीवाणु रहते हैं, इसमें मर जाते हैं कैलोरी गैस बनने के कारण। यानी इसकी चारों ऑप्शन देखने के बाद ये ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर सही है। प्रश्न नंबर 12 का 13 में ऑप्शन नंबर 2, वह सर्वाधिक सुविधापूर्ण दूरी जिस पर कोई व्यक्ति सामान्य आंकों से पढ़ सकता है? 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। दिए गए ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन सही है इसका, यानी 25 सेंटीमीटर सामान्य आंकों से पढ़ सकता है। प्रश्न नंबर 14 में फलों के रस में मिलाए जाने वाले खमीर में होने वाला अवायवीय श्वसन में शर्करा किस रासायनिक पदार्थ में बदल जाता है? शर्करा को बदलना है आपको। इसमें कौन भागीदारी लेगा? इसमें जो है ऑप्शन नंबर 1 में है साइट्रिक एसिड, फार्मिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एल्कोहल।
इसका देखते हैं, साइट्रिक एसिड सभी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, जैसे कि नींबू, संतरा आदि में पाया जाता है। और फॉर्मिक एसिड जो पाया जाता है लाल चींटियों में पाया जाता है, ये बिच्छू में पाया जाता है, ये बर्रे में आदि में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड बात करें, ये दूध में पाया जाता है। एल्कोहल, शर्करा से एल्कोहल बदलने का जो काम करता है वो खमीर करता है। कौन करता है? खमीर करता है। खमीर एक सूक्ष्म जीव है जो शर्करा को एल्कोहल में बदलने का कार्य करता है। ये कर्मक है, एजेंट की तरह काम करता है। इसका आंसर है सही ऑप्शन नंबर 4। नंबर 15 में चुंबक कब है महत्वपूर्ण गुण जिसका उपयोग नाविकों तथा यात्रियों द्वारा प्राचीन काल से किया जा रहा है? निम्न है। प्रश्न ऑप्शन 1 प्रतिकर्षण का गुण, प्रेरण का गुण, दिशा संबंधी गुण और आकर्षण गुण। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? प्रतिकर्षण का गुण देखते हैं। जब समान आवेश की दो वस्तुएं आपस में टकराती है तो ऐसे गुण को प्रतिकर्षण का गुण कहते हैं। जब प्रेरण का गुण मतलब जब कोई चुंबकीय दंड के सामने कोई चुंबकीय पदार्थ लेकर आते हैं तो उसमें जो उत्पन्न होता है वो प्रेरण का गुण उत्पन्न होता है। दिशा संबंधी, जैसे कंपास का प्राचीन काल में लोग इसका उपयोग करते थे, जिससे दिशा ज्ञात करने में काफ़ी योगदान होता था कंपास का, तो चुंबक का वह गुण है जो दिशा को ज्ञात करने में नाविक उपयोग करते थे। आकर्षण का गुण जो मतलब किसी भी चुंबकीय पदार्थ अगर लोहा, निकिल आदि को अपनी ओर खींचता है, इसको आकर्षण गुण कहते हैं। दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 16 है, दीपावली के दौरान पटाखे इमारत के बाहर जलाए जाते हैं। उनके जलने के थोड़ी देर बाद हमें ध्वनि सुनाई देती है, ऐसा इसलिए क्योंकि? ऑप्शन नंबर 1 में ध्वनि तरंग की तीव्रता समान होती है परंतु आवृत्ति भिन्न होती है। ऑप्शन 2 प्रकाश ध्वनि से तेज यात्रा करता है। ऑप्शन 3 हमारे कान ध्वनि सुनने में अधिक समय लेते हैं। ऑप्शन 4 ध्वनि प्रकाश की तुलना में तेजी से यात्रा करती है। इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर 2, प्रकाश ध्वनि से तेज यात्रा करता है। जब पटाखे चलाए जाते हैं तो उसका जो रंग दिखता है बाद में उसकी आवाज़ सुनाई देती है, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 17 में उसकी पहचान कीजिए जो कि पशुधन का भाग नहीं है। 4 ऑप्शन है, बतख, मोर, मवेशी, मुर्गी। पशुधन, पशु मतलब क्या होता है? पक्षी है। पशु मतलब क्या होता है? जो पालने योग है, पालने योग है, पालने योग है। किस किस को पालते हैं? बतख को पालते हैं। मोर को पालते हैं क्या? नहीं पालते हैं, ये पक्षी है। मवेशी को पालते हैं। मवेशी में कौन आते हैं? गाय, भैंस, बकरी आदि आते हैं। मुर्गी को पालते हैं। इसके लिए इसका आंसर आएगा पशुधन जो पालने योग्य नहीं है वो मोर है। इसका यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर सही है। प्रश्न नंबर 18 पशुओं में न पाए जाने वाले ऊतकों का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 बसीय ऊतक, ऑप्शन नंबर 2 पार्श्व तंतु, ऑप्शन नंबर 3 विभाज्य ऊतक, ऑप्शन नंबर 4 में संयोजी ऊतक। दिए गए ऑप्शन में सही आंसर इसका विभाज्य ऊतक है जो पेड़ पौधों यानी पादपों में पाया जाता है, जबकि अन्य 3 ऑप्शन जो है वो प्राणियों में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 19 में आरोही क्रम में समय की सही इकाइयों का चयन कीजिए। समय की इकाइयां हैं, इसको आरोही क्रम में जमाना है। आरोही क्रम क्या होता है ये जान लेते हैं। आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही मतलब बढ़ते क्रम को बोलेंगे, अवरोही यानी घटते क्रम को बोलेंगे। जैसे कि 1 2 3 घटते को 3 2 1। अब इसमें देखेंगे आरोही यानी बढ़ते क्रम में देखना है आपको। सेकंड तो है ही चारों में। सेकंड के बाद क्या आता है आपका? सेकंड के बाद मिनट आता है, तो मिनट इसमें है नहीं, ये तो ऑप्शन गलत हो गया। इसमें भी नहीं है तो ये भी हो जाएगा। इसमें है, देखते हैं आगे, और इसमें ये भी गलत, तो इसका आंसर सही हो तीसरा। लेकिन सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, महीना, वर्ष, हाँ सही समय की इकाइयों का ये क्रम है, ये आरोही क्रम में लगाए गए हैं, इसीलिए इसका आंसर सही रहेगा ऑप्शन नंबर 3। इसमें है हेजा इसके कारण होता है। हेजा किसके कारण होता है? ऑप्शन में देखते हैं। कवक के कारण आपको गंजापन हो जाएगा, गंजापन, खाज, खुजली, ये एक प्रकार की फंजाई है। दूसरा प्रोटोजोआ जो है वो मलेरिया इससे होता है।
पायरिया, ये मलेरिया पायरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है, जबकि वायरस से आपका कोविड-19 या कोरोना वायरस जो है वो वायरस की वजह से ही होता है। और वायरस से एक एड्स नामक की बीमारी जो खतरनाक होती है ये भी होती है, रेबीज़ भी होता है आपका वायरस से, ये होते हैं। जीवाणु से हैजा बोला गया तो हैजा भी होता है इससे। ये दिए गए ऑप्शन में से चौथे नंबर का ऑप्शन सही है इसके लिए, ऑप्शन नंबर 4 जीवाणु से हैजा होता है। किसमें, जब सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम है और ये क्लोरीन गैस है, यानी जब सोडियम क्लोराइड क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है अभिक्रिया में ऊष्मा क्या होती है, विनिमय होती, मतलब विनिमय नहीं होती है, अवघटित होती है या विकसित होती है, अवशोषित होती है। यानी इसका ऑप्शन जो दिए गए ऑप्शन में सही है वो विकसित होती है, यानी सोडियम क्लोराइड बनने के लिए, यानी नमक बनने के लिए ऊर्जा यानी ऊष्मा विकसित होती है। दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर सही है। ब्रॉयलर चिकन का भरण क्या है, दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। विटामिन से भरपूर संपूरक के साथ पर्याप्त मात्रा में वसा एवं पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट से भरपूर प्रोटीन, मिश्र खाद्यान्न की उच्च मात्रा, प्रोटीन एवं वसा से भरे हुए घटक, विटामिन से भरे हुए संपूरक भोजन। यानी ब्रॉयलर जो चिकन जो है वो पोल्ट्री है, क्या है, पोल्ट्री पक्षी है। इसमें विटामिन से भरपूर संपूरक के साथ पर्याप्त मात्रा में वसा एवं पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट से भरपूर प्रोटीन ये इसमें पाया जाता है। तो इसका आंसर सही है ऑप्शन नंबर 1। 23 4 कक्षित हृदय वाले सरीसृप का नाम लिखे। सरीसृप मतलब रिप्टेलिया वर्ग। बेरनेस है नहीं, छिपकली है नहीं और ये गिरगिट है नहीं, मगरमच्छ। इसका आंसर सही है मगरमच्छ। मगरमच्छ रिप्टिलिया वर्ग के सबसे बड़े जंतुओं में से एक है और ये 25 मीटर तक हो सकता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही है। प्रश्न नंबर 24 हृदय, धमनियां तथा सिराएं एक साथ कार्य करते हैं, ये संगठन के किस स्तर का उदाहरण है। ऑप्शन 4 है। पहला ऑप्शन है ऊतक, दूसरा ऑप्शन अंग प्रणाली, तीसरा ऑप्शन कोशिका, चौथा ऑप्शन अंग। देखते हैं, शरीर की सबसे छोटी इकाई जो है वो कोशिका होती है, ये संरचनात्मक इकाई है और कार्यात्मक इकाई भी है। कोशिका से मिलकर ऊतक बनते हैं, कोशिका से मिलकर ऊतक बनते हैं। ये कोशिका पहली है, दूसरी है ऊतक, तीसरा जो ऊतकों से मिलकर बनता है अंग बनते हैं। चौथे नंबर पे अंग प्रणाली। अंग प्रणाली में हृदय, धमनियां तथा सिराएं एक साथ कार्य करते हैं, यानी इसका जो सही जवाब है वो अंग प्रणाली है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 25 है एड्स के द्वारा संचारित नहीं हो सकता है, किसके द्वारा एड्स नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1 में है लैंगिक संपर्क, 2 में है गले लगाना, तीसरे में स्तन्यहार और रक्तदान है। लैंगिक संपर्क से डेफिनेटली एड्स होता है, गले लगाना इससे नहीं हो सकता है, स्तन्यहार माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो इससे भी हो सकता है, और रक्तदान से तो हो ही सकता है। अब इसमें जो ऑप्शन दिया गया है वो गले लगाने से एड्स नहीं हो सकता है, एड्स नहीं हो सकता है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम HIV नामक वायरस से ये बीमारी होती है जिससे मनुष्य की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, कम हो जाती है, यानी इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 26 में सूक्ष्म जीव जो शर्करा के एल्कोहल में परिवर्तन में खमीर कर्म की तरह कार्य करता है। ऑप्शन है लैक्टोबैसिलस, राइजोबियम, खमीर, पेनिसिलियम। यानी दिए गए ऑप्शन में तीसरा ऑप्शन सही है, इसका तीसरा ऑप्शन सही है। देखते हैं लैक्टोबैसिलस जो होता है वो दूध से दही बनाता है,
दूध से दही बनाने का काम करता है, ये एक जीवाणु है। दूसरा ऑप्शन में राइजोबियम जो होता है एक जीवाणु है, ये दलहन फसलों के लिए नाइट्रोजनीकरण करने का काम करता है, यानी नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है। खमीर ये कर्म की तरह काम करता है जो शर्करा से एल्कोहल में बदलता है। खमीर एक एजेंट की तरह काम करता है जो शर्करा से डायरेक्ट एल्कोहल में बदलता है। और पेनिसिलियम जो होता है वो इसकी खोज अलेक्जेंडर ने की थी, एक जीवाणु है, यानी इसका ऑप्शन जो सही है वो खमीर है, ऑप्शन नंबर 3। 27 है, एक आयत ABCD है, इसके विकर्ण O पर मिलते हैं यदि OA बराबर 2x + 4 और OD बराबर 3x + 1 तो x का मान निम्न होगा। ऑप्शन नंबर 1 -1, ऑप्शन नंबर 2 -2, ऑप्शन नंबर 3 2, ऑप्शन नंबर 4 में 1। तो देखते हैं, ये एक आयत है ABCD, A B C और D, इनकी ये विकर्ण है, ये केंद्र बिंदु है जिसका नाम O है। तो देखते हैं दोनों विकर्ण बराबर रहते हैं, यानी AC बराबर आपका BD रहता है, BD। और देखते हैं AC बराबर क्या क्या रहता है, जो AO है OA बराबर क्या रहता है आपका, OA बराबर OC रहता है और 1/2 AC के बराबर रहता है। इसी तरह BD जो रहता है OB OD के बराबर रहता है और ये क्या रहता है 1/2 BD के बराबर रहता है, BD के बराबर रहता है। अब ज्ञात क्या करना है कि OA बराबर 2x + 4 है और OD बराबर 3x + 1 है। अब ज्ञात ये करना है OA बराबर क्या है आपका, ये 1/2 AC है, जबकि OD बराबर आपका ये है। तो ये अपन देखते हैं, मान रख लेते हैं 1/2 AC बराबर आपका 1/2 BD है। तो इसका मान क्या होता है, ये 1/AC जो है वो OA के बराबर भी होती है, OA 1/BD जो होती है वो OD के बराबर भी होती है, तो OD लिख देंगे अपन। तो कंपेयर कर लेते हैं, OA का मान आपके पास है ही है, OA का मान जो है वो 2x + 4 है बराबर OD का मान जो है वो 3x + 1 है। अब ये 2x इधर ले जाते हैं, 3x - 2x बराबर जो है 4 - 1 करेंगे, 3x में से 2x चले जाएंगे, कितने बचेंगे, एक x बचेगा और 4 में से गए तो 3 बचेंगे आपके, यानी इसका जो आंसर आएगा वो x बराबर 3 आएगा। लेकिन ऑप्शन में इसका आंसर नहीं आ रहा है, तो ये दिए गए ऑप्शन में एक भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को आयोग यानी मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने इसे हटा दिया था। 27 प्रश्न नंबर 27 वाला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 28 में राज ने 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर 5,000 रुपये का ऋण लिया और उस धनराशि को 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर अन्य व्यक्ति को दे दिया, उसे 2 वर्ष बाद मिलेंगे। तो इसको देख लेते हैं करके, यानी प्राइस जो है उसकी मूलधन वो है आपका 5,000 रुपये और रेट जो है वो 10% है आपकी, टाइम जो है वो 2 ईयर है, सिंपल इंटरेस्ट आपको ज्ञात करना है। तो उसका जो होता है वो डायरेक्ट ज्ञात कर लेते हैं, P × R × T बटे में 100 बराबर क्या है आपके 5,000 × 10 × 2 बटे में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो आप, ये गुणा करेंगे तो 2 दूनी 2 एकम 2 यानी 20, 50 × 20 5 दूनी 10 यानी 1,000 रुपये आपके आ जाते हैं। यानी ब्याज जो निकल के आता है वो 1,000 रुपये निकल के आता है। अब इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, यानी अमाउंट जो बनेगा उसका 5,000 रुपये + 1,000 रुपया बराबर 6,000 रुपये हो जाते हैं। अब चक्रवृद्धि ब्याज पर वो देता है अन्य किसी व्यक्ति को 5,000 रुपये, तो क्या है इसका A बराबर P 1 + R/100 और समय जो है वो N के रूप में दिखाएंगे। P कितना है 5,000 बटे में 1 + R जो है, R कितना है आपका 10%,
ये 10% नहीं आर यहाँ रेट अलग हो जाती है। ये धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पे जो देता है 15% देता है, तो इसको अपन 15% लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 15%। और ये 100 लिखेंगे और समय जो है वो 2 लिखेंगे। अब इसको देखेंगे अपन, ये 115 हो जाते हैं, 5000 इंटू करेंगे अपन, ये हो जाते हैं 100 एकम 100, 115 बटे 100। इसको 2 बार खोल देते हैं, 115 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, 1 जी हो जाएगी। इसको करने पर आपको मिलेंगे 66.12.50 रुपये। अब इसको जो लाभ हुआ है वो देखेंगे। पहले का अमाउंट और इसका अमाउंट देख लेते हैं। पहले का अमाउंट ये आया आपका, तो ये देख लेंगे जो लाभ मिला उसे, लाभ जो मिला है उसे मिला है 6612.50 और माइनस करेंगे 6000। इसका जो लाभ आया है वो 612.50 रुपये आया है। यानी इसका आंसर देखेंगे 612.50 रुपये का लाभ ही हुआ है। तो इसका आंसर आ रहा है 612.50 रुपये का लाभ इसे हुआ है। इसका आंसर यह रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब। प्रश्न नंबर 29 है, दिए गए चित्र में ए बी समांतर सी डी, कोण ए बी ओ बराबर 100 डिग्री तथा कोण ओ सी डी बराबर 110 डिग्री, तो कोण बी ओ सी ज्ञात करना है। यानी कोण बी ओ सी, यानी ये ज्ञात करना है आपको। क्या करना है? कोण बी ओ सी आपको ज्ञात करना है। जबकि क्या दे रखा है आपके पास, यानी कोण ए बी ओ जो है वो 100 डिग्री का है, यानी कोण ओ सी डी बराबर जो है वो 110 डिग्री का है। देख लेते हैं, एक जो ये आपकी एक रेखा है, सरल रेखा, जिस पे 2 बिंदु है ई और एफ। ए बी जो समांतर है इसके सी डी के, लिख सकते हैं अपन ए बी जो है वो समांतर है सी डी के। तो अपन को जो कोण ज्ञात करना है, ये कोण दे रखा है आपका कितना डिग्री का है जी, कोण ए बी ओ, ये कितना डिग्री का कोण है आपका, ये है आपका 100 डिग्री का। कितना है? 100 डिग्री का कोण है। और अब इसको हल करेंगे अपन, इसको हल, ये जो कोण बनेगा ये वाला कोण, इसका आसन्न कोण रहेगा, यानी ये 2 आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। देखेंगे अपन कोण ए बी ओ प्लस करेंगे ए बी ओ और ई ओ बी करेंगे अपन, कोण ई ओ बी ये करेंगे बराबर 180 डिग्री। आपको याद है कि ए बी ओ बराबर जो है वो 100 डिग्री है, तो यहाँ 100 रख देंगे, यानी ये 100 इधर चले जाएंगे। कोण ई ओ बी, इस कोण को यानी 100 डिग्री रखेंगे और इधर जाकर क्या हो जाएंगे 180 माइनस 100 डिग्री, तो क्या बनेंगे कोण ई ओ बी बराबर क्या आएंगे आपके 80 डिग्री आ जाएंगे। आपके कितने आ जाएंगे? 80 डिग्री आ जाएंगे। इसी तरह इस आसन कोण का भी ज्ञात कर लेंगे। यानी यहाँ कोण जो दे रखा है अपना कोण, ये भी कोण ओ सी डी, कोण ओ सी ए डी इस कोण का है, ये कितने डिग्री का है? 110 डिग्री का है। अब ये कोण ज्ञात करना है अपन को, ये कोण जो ज्ञात करना है एफ ओ सी ज्ञात करना है, या सी ओ एफ करना है अपन को। सी ये है कोण सी ओ एफ बराबर कितने 180 डिग्री हो जाते हैं। ये इसका मान दे रखा है कितना 110 डिग्री दे रखा है, प्लस कोण सी ओ एफ बराबर कितना है 180 डिग्री। ये देख लेते हैं कोण सी ओ एफ बराबर कितना होता है 180 डिग्री माइनस के 110 डिग्री बराबर 70 डिग्री, ये आ जाता है आपका। कितना आ जाता है? 70 डिग्री आ जाता है। अब ज्ञात करना है कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ये यहाँ देखते हैं, हम जानते हैं कि जो कोण होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो कोण जो है आपका ये देखेंगे, ये वाला, ये कोण और ये कोण। अब ये देखेंगे तो क्या है कोण ई ओ बी, ये पहले देखेंगे कोण ई ओ बी, फिर देखेंगे ये वाला जो कोण ज्ञात करना है, ये वाला कोण, ये वाला कोण बी ओ सी, ये कोण हो जाता है। ये कोण देखेंगे फिर ओ सी डी, क्या देखेंगे जी ओ नहीं, ये ओ एफ सी या सी ओ एफ देखेंगे, सी ओ एफ देखेंगे बराबर कितना होता है 180 डिग्री होता है। ई ओ एफ ई ओ बी आपने निकाल लिया है, ई ओ बी 80 डिग्री होता है। कितना होता है? 80 डिग्री। कोण बी ओ सी, अब ये बी ओ सी निकाला नहीं है, ये इसको तो ज्ञात ही करना है अपन को, बी ओ सी ज्ञात करना है। सी ओ एफ निकाल लिया 70 डिग्री है, ये कोण है सी, ये 180 डिग्री।
80 और 70 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 150 डिग्री। 150 डिग्री कोण BOC बराबर 180 डिग्री। अभी देखें कोण BOC बराबर 180 डिग्री में माइनस कर देंगे 150 डिग्री। कोण BOC बराबर कितना हो जाता है 30 डिग्री। आपका ये कोण निकल के आ जाता है। इसका आंसर क्या रहेगा आपका, यानी ऑप्शन नंबर 4 में है कोण 30 डिग्री, तो इसका आंसर रहेगा कोण 30 डिग्री BOC यानी 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब। नंबर आपका 30 है। यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 वर्ग सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाओं से निर्मित वर्ग का क्षेत्रफल निम्न होगा। तो एक वर्ग बना लेते हैं, ये आपका वर्ग है ये वाला, तो इसकी भुजाएं कितनी हैं, ये दे रहा का वर्ग 16 वर्ग सेंटीमीटर है बड़े का क्षेत्रफल, और मध्य में जो बिंदु है 4, इसको जोड़ देंगे ये, तो ए स्क्वायर बराबर क्या है 16 है आपका सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर है, और ये ए बराबर कितना निकलेगा आपका 4 निकल जाएगा, क्योंकि ये 2 इधर जल जाएगा, इसका रूट कितना हो जाएगा 4 16 का। तो अब ये देखेंगे, इसका नाम रख लेते हैं A B C और D। ये है P, ये Q, ये R, ये S है। छोटे का निकालते हैं अपन, यानी A जो AP निकालेंगे वो क्या है 1/2। ये AP जो निकालेंगे वो AB की आधा है, ये लिखेंगे अपन AB। AB बराबर क्या है आपका 1/2 × 4 है, 2 दूनी 4, यानी 2 आपका निकल के आता है AP। अब AP जब 2 निकल के आता है तो क्या निकालेंगे, इसका पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, विकर्ण निकाल लेते हैं अपन। पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे अपन, तो क्या है SP बराबर क्या हो जाएगा, SP बराबर क्या है आपका AP है प्लस ये AP हो गया, ये S हो जाएगा, S है इसके वर्ग के बराबर होगा। ये कितना है ये निकालना है आपको, ये है 2 और ये है 2, 2 और 2 जोड़ेंगे 4, ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये 4 होता है, ये 8 हो जाते हैं। SP बराबर कितने हो जाते हैं 8 हो जाते हैं। अब ये वर्ग है, ये वर्ग इधर ले जाते हैं तो SP बराबर कितने हो जाते हैं आपके 8 रूट के हो जाते हैं। ये प्रत्येक भुजा आपकी ये हो जाती है, और 8 को कैसे लिख सकते हैं 2 सही, मतलब 2 रूट के 2 लिख सकते हैं, यानी अंदर के प्रत्येक भुजा की जो भुजा आई 2 रूट के 2 आ जाती है। अब इसका क्षेत्रफल क्या है अपना, ये बराबर करेंगे तो 2 रूट के 2, ये 2 इधर ले जाते हैं, ये बराबर क्या है 2 रूट के 2, इस पर करेंगे इस पर 2 दूनी 4, और इसका रूट से रूट 2 करेंगे गुणा तो 2 आ जाएगा, तो 4 दूनी 8, 8 सेंटीमीटर, ये वर्ग सेंटीमीटर आ जाता है अपना, वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाता है, 8 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर सही रहेगा।